हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एलसीआर सर्किट के बारे में। क्लास 12 के लिए जो एलसीआर सर्किट पढ़ना है वो सीरीज पढ़ना है, मतलब एलसीआर सर्किट इन सीरीज। इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम सब डिराइव करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला एलसीआर सर्किट का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीआर सर्किट है क्या। तो एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर हो, एक कैपेसिटर हो और एक रजिस्टर हो। क्योंकि क्लास 12 में जो आपको पढ़ना है वो एलसीआर सर्किट पढ़ना है सीरीज में, है ना। एलसीआर सर्किट पढ़ना है सीरीज में। ऐसा सर्किट जिसमें एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर एसी सोर्स से कनेक्ट हो, एसी सोर्स से कनेक्ट हो, जिसका ईएमएफ V max sin ओमेगा t हो। जब यहां आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपको पता है इसका कुछ पार्ट यहां, कुछ पार्ट यहां और कुछ पार्ट यहां ड्रॉप करता है। ये क्या है? ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है। एलसीआर सर्किट इन सीरीज। तो जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं उसका कुछ पार्ट ड्रॉप होता है यहां, कुछ पार्ट यहां, कुछ पार्ट यहां। मान लीजिए यहां जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका नाम हम रखते हैं VL, यहां वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका नाम रखते हैं VC और यहां जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसका नाम रखते हैं VR। तो VR आपको पता है कितना होगा, I टाइम्स R, है ना। VC क्या हो जाएगा, I टाइम्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह I टाइम्स क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC है, XC क्या है, XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, ये किसी कैपेसिटर का नेट या इफेक्टिव अपोजिशन है जब करंट फ्लो कर रहा है। इससे पहले के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि इन सब के बारे में पहले आपको बताया गया है, ठीक है। उसी तरह XL क्या है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ करंट व्हेन फ्लो थ्रू एनी इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। सो एलसीआर सर्किट। तो जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसका कुछ पार्ट यहां, कुछ पार्ट यहां, कुछ पार्ट यहां ड्रॉप कर जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको दो तरीके से इसका डेरिवेशन किया जा सकता है। एक है फेजर डायग्राम वाले मेथड से, ठीक है। तो वही ज्यादा आसान भी है, उसी से आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए हम सब देखेंगे, पहले फ्लैशबैक पर जाते हैं। रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट में क्या क्या एक्सप्रेशन आया था, वोल्टेज था, वोल्टेज तो सभी जगह एक ही था, V max sin ओमेगा t। और इसमें करंट क्या था, करंट था I max sin ओमेगा t। इसमें कोई फेज नहीं था, दोनों में कोई फेज नहीं था, कोई फेज डिफरेंस नहीं था, कोई फेज डिफरेंस नहीं था जब सर्किट रेजिस्टिव था, मतलब सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट था। उसके बाद आया इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट वो है जिसमें एक इंडक्टर कनेक्ट हो एसी सोर्स के साथ। इंडक्टिव सर्किट में V तो सेम ही रहेगा, सभी में V का वैल्यू सभी में सेम रहेगा, साइन ओमेगा t, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज। और करंट क्या मिल गया, करंट मिल गया I max sin ओमेगा t। और यहां पर फेज देखने को मिला था π/2 का, मतलब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री कम था। उसके बाद आया कैपेसिटिव सर्किट।
कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में क्या मिल गया, V इक्वल्स टू फिर से V मैक्स साइन ओमेगा टी, और करंट क्या मिल गया, करंट मिल गया था I इक्वल्स टू I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां पर करंट 90 डिग्री ज्यादा हो गया था वोल्टेज से। तो इन तीनों गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसी से एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन यहां निकलेगा इसके लिए हम बनाते हैं एक फिगर। यहां एक फेजर डायग्राम आपको दिया जा रहा है। इसमें बनाना है आपको रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज, रेजिस्टिव सर्किट का वोल्टेज। ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट का, और क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो करंट भी है, कोई फेज नहीं है, तो हम एक ही डायरेक्शन में दोनों को बना देंगे। मतलब यहां करंट भी होगा, यहां करंट भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट को कहां कहां बनाया जा सकता है। इंडक्टिव सर्किट में देखने को मिलता है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब करंट 90 डिग्री कम है, तो करंट हमको 90 डिग्री कम है, तो यहां हम करंट को डिफाइन कर दिए, एक ही करंट है ना, तीनों सर्किट के लिए, तीनों के लिए एक ही करंट आई है। यहां करंट को डिफाइन कर दिए तो उससे 90 डिग्री ज्यादा, तो ये हो गया। यहां पर हम डिफाइन कर देंगे VL। ठीक है ना, इंडक्टिव सर्किट का VL, वोल्टेज फॉर इंडक्टिव सर्किट VL। अब उसके बाद देखेंगे कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री ज्यादा है, वोल्टेज 90 डिग्री कम है, तो वोल्टेज 90 डिग्री कम है, करंट 90 डिग्री ज्यादा, यानी कि मतलब करंट हम बता चुके हैं यहां, अब वोल्टेज 90 डिग्री कम हो गया, तो करंट से वोल्टेज 90 डिग्री कम, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये वाला VC आपको बता दिया गया। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमको बताना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है R। ठीक है, R इज इक्वल्स टू ए बी, दो अगर कंपोनेंट हुआ करता था, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुआ करता था, तो यहां a भी नहीं है, VL और VC है, तो कैसे करेंगे, अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2 VL VC और cos दोनों में 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है। ठीक है ना, दोनों एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री का एंगल हो गया, तो cos 180 डिग्री -1 हो जाता है। ठीक है ना, -1, तो ये हो गया माइनस VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर माइनस 2VL VC, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, मतलब VL माइनस VC का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना मिल गया, VL माइनस VC। तो रिजल्टेंट जो हमको मिला इन दोनों का, वो मिला VL माइनस VC। अब इसको ड्रॉ कहां करेंगे, देखिए यहां आपको देखने में पता चल रहा है कि VL पॉजिटिव में है और VC नेगेटिव में, मतलब VC कम है ना, यहां पर VL ज्यादा है, तो VL के डायरेक्शन में बनेगा ये रिजल्टेंट, है ना, कितना, VL माइनस VC। अब इसका एक रिजल्टेंट वोल्टेज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ नाम आप रख सकते हैं, O, यहां पर A रख सकते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज ये है V, फेज फाई के साथ, फाई एंगल के साथ। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां से आप रोटेट इसको ड्रॉ कर लें, इसको थोड़ा ऊपर तक ड्रॉ कर सकते हैं। ये A, ठीक है। अब यहां से V स्क्वायर, तो अब क्या लिख सकते थे, इन सब का आप नाम रख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट का कुछ नाम रख सकते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम रख सकते हैं। A है तो मान लीजिए ये B है और ये पॉइंट है C। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया गया है, तो यहां पर OA स्क्वायर हम क्या लिख सकते थे, OA स्क्वायर लिख सकते थे, OA स्क्वायर लिख सकते थे, OB स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो OA स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB, OB आपका VR है, VR स्क्वायर प्लस AB क्या है,
AB का वैल्यू आपको नहीं थे, AB के एकदम पैरेलल में देखना है ये VL माइनस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सो V इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये V का वैल्यू मिल गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते थे, जो वैल्यू हम लोग इधर डिफाइन किए थे ये वैल्यू, वो उस वैल्यू को रख सकते हैं। इन सारे मतलब V के जगह में, VR के जगह में हम क्या रखेंगे, VR है IR, ठीक है। सो IR स्क्वायर प्लस VL के जगह में क्या रखेंगे, IXL माइनस VC की जगह में क्या रखेंगे, IXC और ये इसका स्क्वायर हो गया। सभी से I कॉमन हो जाएगा, मतलब I स्क्वायर कॉमन होगा, बाहर आने के बाद वो I हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, ठीक है। और ये हो गया V। इसको लिख सकते थे V बाय I इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, ठीक है। अब V बाय I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहां इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां तीनों है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोलेंगे इंपीडेंस। मतलब LCR सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को या इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंपीडेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंपीडेंस। और इंपीडेंस को डिनोट किया जाता है Z से। तो Z मिल गया, Z क्या मिल गया, है ना, ये V बाय I है और इसके बराबर R स्क्वायर प्लस XL, ये यहां आपका स्क्वायर छुप गया है, XL माइनस XC, ठीक है। सो इंपीडेंस ये आपको याद रखना है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। Z इंपीडेंस है। इंपीडेंस का SI यूनिट और डायमेंशन सब रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है ना। SI यूनिट ओम, डायमेंशन रेजिस्टेंस का होगा M L2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये रेजिस्टेंस का होगा। क्वांटिटी आपको पता है, स्केलर है। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है। यहां अब हम इस सर्किट को लेकर अलग अलग सर्किट बनाएंगे। मतलब ये तो LCR का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसी सर्किट से, इसी इक्वेशन से हम LR सर्किट, RC सर्किट और LC सर्किट का रेजिस्टेंस को डिराइव कर सकते हैं। आई होप कि आप इधर लिख चुके होंगे। इसको कैसे डिराइव करना है, बहुत आसान है। हमारे पास है Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और स्क्वायर। पहला केस, स्पेशल केस चलेंगे हम लोग। स्पेशल केस में पहला केस, इफ XL इज इक्वल्स टू XC, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस केस में हमारे पास Z जो बचेगा वो बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर, मतलब R, मतलब Z R हो गया। LCR सर्किट क्या बन गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना। ये सर्किट क्या बन गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। LCR circuit behaves like pure resistive circuit when XL is equals to XC, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा when LCR circuit behaves like pure resistive circuit, condition must be XL is equals to XC, ये आपको लिख देना है। दूसरा, if यहां कर दिया जाए XL को 0, XL को 0 कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, ठीक है, प्लस XL 0 है, XC स्क्वायर, XC स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमको मिला, ये जो इंपीडेंस मिला वो किसके लिए है,
आरसी सर्किट के लिए, है ना, रिलेशन फॉर आरसी सर्किट, इक्वेशन फॉर आरसी सर्किट, इक्वेशन फॉर आरसी सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जहां पर एक रेजिस्टेंस हो, एक कैपेसिटेंस हो। एलसीआर से ही डिराइव हो जा रहा है ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक आरसी सर्किट, तो कंडीशन होगा एक्सएल 0 होना चाहिए। तीसरा कर सकते हैं हम लोग, इफ अभी एक्सएल कर दिए थे, अब एक्ससी को 0 कर देते हैं, एक्ससी को 0 कर देते हैं, एक्ससी 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0, तो z इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल्स टू एक्ससी 0 हो चुका है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया आर एल या एल आर सर्किट, ठीक है, इक्वेशन फॉर एल आर सर्किट। एल आर सर्किट क्या है, वैसा सर्किट जिसमें एक रजिस्टर हो और एक इंडक्टर। व्हाट इज द कंडीशन फॉर एल आर सर्किट, उसका रेजिस्टेंस के लिए और पोजीशन के लिए क्या, तो Xc इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ऑफ इंपीडेंस, इंपीडेंस के इक्वेशन में। अब यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं इस एंगल को लेकर फाई, जो फेज है ना, फाई एक फेज है जो जनरल है, किसी के लिए भी हो सकता है, उसको देखना है। tan फाई हम लोग क्या लिख सकते थे, ठीक है, इस इक्वेशन में tan फाई क्या लिखा जा सकता था, tan फाई, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला टर्म, तो ये वाला क्या था, VL माइनस BC, VL माइनस BC, बेस क्या है, बेस है हमारा ये, यानी रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है ना, VR, सभी में वैल्यू को आप रख दें, VL की जगह में, VL क्या है, VL है IXL, IXL माइनस BC क्या है, BC की जगह में लिख सकते हैं IXC, IXC, और VR क्या है, ये तो है IR, I कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, XL माइनस XC बाय R। सो tan फाई यहां डिफाइन हुआ, tan फाई, यहां cos फाई भी आप डिफाइन कर सकते थे, पर tan फाई से आपका काम चल जाएगा, tan फाई से काम चल जाएगा। tan फाई का काम क्या है अभी पता चलेगा। एक दो इक्वेशन हम लोग लेके चलते हैं स्पेशल केस के लिए, है ना, उससे पहले इसको मिटाना होगा। हम सबको पता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, और करंट का क्योंकि नहीं पता है, करंट में क्या होता है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, और यहां फेज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फाई फेज कुछ भी हो सकता है, प्लस या तो माइनस, या तो करंट घटेगा या तो बढ़ेगा, वोल्टेज वही रहता है, तो यहां प्लस माइनस फाई दिया गया है। अब इस फाई को डिफाइन करना है, क्या क्या होगा। पहला स्पेशल केस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, स्पेशल केस फेज के लिए, पहले इफ XL इज इक्वल्स टू XC, फिर से बोलिए XL और XC इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0, tan फाई 0, tan फाई 0, tan फाई 0 हो गया, मतलब फाई भी हो गया आपका 0, यानी ऐसा इक्वेशन सेट हो गया, कैसा इक्वेशन सेट हो गया, V इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी तो रहा ही, करंट क्या हो गया, I इक्वल्स टू I मैक्स साइन ओमेगा टी। देखिए ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट का इक्वेशन मिल जाता है। ये कैसा इक्वेशन है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब इसमें सर्किट कैसा बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। दूसरा, इफ XL is greater than XC, XL is greater than XC, मतलब tan फाई पॉजिटिव, tan फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, tan फाई पॉजिटिव मतलब फाई पॉजिटिव, है ना, फाई क्या करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाई जब पॉजिटिव हो गया तो
फाई पॉजिटिव होगा तो हम लोग बढ़ेंगे इधर, और इधर कौन सा सर्किट है, VL, ठीक है ना। तो इधर हम लोग बढ़ेंगे VL, तो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू आएगा, फाई पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ओमेगा टी प्लस फाई वाला वैल्यू आ जाएगा। ओमेगा टी प्लस फाई हमारा डोमिनेटिंग इंडक्टिव सर्किट था, है ना। ये किसको बताएगा, डोमिनेटिंग इंडक्टिव सर्किट, मतलब इस सर्किट में इंडक्टर डोमिनेट करेगा, इस कंडीशन में इंडक्टर डोमिनेट करेगा। और तीसरा, इफ XL इज लेस देन XC, मतलब XC बड़ा, XC अगर बड़ा हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में 10 फाई नेगेटिव, मतलब फाई नेगेटिव, और फाई नेगेटिव हो गया, तब क्या करेंगे, फाई नेगेटिव हो रहा है मतलब फाई अपोजिट जा रहा है, मतलब इसमें हम जा रहे हैं कैपेसिटर की ओर, तो ये सर्किट कैसा बताएगा, डोमिनेटिंग कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटर डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है। मतलब फाई 0 होगा तो रेजिस्टेंस का चलेगा, फाई पॉजिटिव होगा तो इंडक्टर डोमिनेट करने लगेगा, फाई नेगेटिव होगा तो कैपेसिटर डोमिनेट करने लगेगा। अब ये तो हो गया सारा डेरिवेशन। इसमें हम लोग पावर को कैलकुलेट करना है, पावर कितना आएगा, है ना। पावर का एक्सप्रेशन, एसी का पावर टू LCR सर्किट। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पावर सप्लाई या पावर कंज्यूम्ड बाय LCR सर्किट। LCR सर्किट में पावर कितना कंज्यूम होगा, देखिए। वोल्टेज का पावर हम लोगों को पता है, पावर जो हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं वो दो कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस और दूसरा एवरेज। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज और करंट होता है, वोल्टेज टाइम्स करंट। तो वोल्टेज का वैल्यू V = Vmax sin ओमेगा t है। ये तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन करंट में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फेज आ जाता है। तो दोनों में से किसी को ले सकते हैं, कैसे, sin ओमेगा t, या तो आप प्लस फाई ले लीजिए या तो माइनस फाई ले लीजिए, दोनों केस में एक्सप्रेशन सेम आएगा, चाहे प्लस फाई हो या माइनस फाई हो, क्योंकि ये टर्म को आगे जाकर 0 होना है, बात को देखना है। यहां माइनस भी लेते तभी वही होता। तो इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ LCR सर्किट क्या हो जाएगा, VI, है ना। तो VI क्या हो गया, V हो गया Vmax sin ओमेगा t, और I क्या हो गया, Imax sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ हम सब लिख सकते हैं, एक साथ करके यहां लिखा जा रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर को P से डिनोट कर रहे हैं और P यहां से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। P = Vmax Imax sin ओमेगा t, और ये है sin ओमेगा t प्लस फाई, मतलब इसको हम तोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, sin A प्लस B का फॉर्मूला में लिखेंगे। sin A प्लस B क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। तोड़ देंगे तो लिखेंगे sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई, ठीक है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, Vmax Imax, ये क्या हो गया, sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू cos फाई प्लस sin ओमेगा t cos ओमेगा t, sin ओमेगा t cos ओमेगा t sin फाई, ठीक है। ये टर्म आ गया। यहां एक काम और कर सकते थे हम लोग, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते और 2 से डिवाइड कर देते, एक फॉर्मेट में ये बदल जाता, उससे पावर निकालने में आसानी होगी। ये हो गया sin स्क्वायर ओमेगा t cos फाई
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा बाय 2 और साथ में है साइन 5। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन, इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन। अब एवरेज पावर निकालना है, दूसरा निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर, एवरेज पावर में जो इंस्टेंटेनियस पावर आया है उसका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए, कोई फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए आपको बताया गया है, कोई भी फंक्शन का आपको एवरेज निकालना है फुल टाइम में, है ना, तो 0 to t फुल साइकिल में उस फंक्शन को लिखते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां इतने सारे टर्म को लिखना है, तो एवरेज पावर या आप ऐसे डिनोट करें या ऐसे डिनोट करें। ठीक है, इसको लिखना है, हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर होगा, ये सारा टर्म बाहर हो जाएगा, v max I max बाय t, ये वाला t, और यहां से चलेगा 0 to t, ft की जगह में साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू कोस फाइव। ठीक है, यहां आपका ये बाहर है ना, ये बाहर है पूरी तरीके से, और ये वाला टर्म उसके बाद। ठीक है, प्लस साइन 2 ओमेगा t बाय 2 और साथ में है साइन 5, साइन 5। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों में इसका सिर्फ इंटीग्रेशन होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है साइन 2 ओमेगा t का हम लोग निकाल चुके हैं, साइन 2 ओमेगा t का हम लोग 0 to t के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं इंटीग्रेशन, ये 0 आता है, तो इसका करना ही नहीं है, 0 आता है उसका करना ही नहीं है। p एवरेज v max I max बाय t, और बचा क्या 0 to t, साथ में ये cos फाइव भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, है ना, cos फाइव कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा cos फाइव, बचा क्या 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। ठीक है, ये dt यहां मिस हो गया था। अब इसको करना है, साइन स्क्वायर का डायरेक्टली नहीं होता है, साइन स्क्वायर का डायरेक्टली नहीं होता है, उसको बदलना पड़ता है, साइन स्क्वायर ओमेगा t dt को बदलना पड़ता है। क्या लिख सकते थे, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाय 2। तो इसके जगह में रख देंगे 0 to t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाय 2, ये हो गया dt। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये 1/2 आप बाहर कर लें, इसका तो हो जाएगा t, और कोस का हो गया साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, और ये हो गया 0 to t। इस केस में आपका आ जाएगा, सिर्फ t बचेगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। कैसे, तो 1/2, एक बार t रखते और एक बार फिर से इसमें t रखते, तो साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, और एक बार 0 रखते तो सारा टर्म 0। तो ओमेगा की जगह में हम क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय t लिखते, 2 पाई बाय t लिखते, तो ये t कैंसिल हो जाता, ये आ जाता 4 पाई। साइन n पाई में 0 वैल्यू देता है, n की जगह में 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, ये वाला टर्म तो हो गया 0। सो ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया t बाय 2। सो पावर, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन क्या मिल गया, एवरेज पावर का एक्सप्रेशन मिल गया v max I max बाय t, ये तो पहले से था, cos फाइव पहले से था, और ये टर्म हमको मिला है t बाय 2, तो ये t कैंसिल हो गया, पावर का एक्सप्रेशन एवरेज पावर मिल गया है v max I max
cos phi by 2। अब यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सामने आया है, ये cos phi पावर फैक्टर है, ठीक है। जो पावर फैक्टर अलग से आपको इस बार नहीं पढ़ना है, ये cos phi पावर फैक्टर है, cos phi पावर फैक्टर। इस इक्वेशन को हम बदल कर भी लिख सकते थे, इसको बदल कर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। कैसे बदल के लिख सकते थे? इसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू, अगर आपको आरएमएस वैल्यू याद होगा, VRMS हुआ करता था Vmax by √2। उसी तरह IRMS होता था I मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। इसको क्या लिख सकते थे? एवरेज पावर, इसको लिख सकते थे Vmax by √2 into Imax by √2 फिर मल्टीप्लाई होकर 2 तो हो ही जाता, और ये cos phi। तो ये वाला हो गया आरएमएस, ठीक है। आरएमएस मतलब एवरेज पावर, Vmax by √2 क्या हो गया? VRMS, और ये IRMS, और ये cos phi। ये हो गया आपका एवरेज पावर। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। अब थोड़ा सा इसमें स्पेशल केस पावर फैक्टर को लेकर देख सकते हैं। पावर फैक्टर में स्पेशल केस इस एक्सप्रेशन को लेकर देख सकते हैं, या फिर इस एक्सप्रेशन को भी लेकर देख सकते हैं। एवरेज पावर VRMS IRMS cos phi। रजिस्टिव सर्किट के लिए क्या हो जाएगा? रजिस्टिव सर्किट के लिए फेज नहीं होता था, फाई हो जाता था 0। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा? VRMS IRMS cos 0 होता है 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया दूसरा। इंडक्टिव सर्किट के लिए हमारा फाई हुआ करता था पाई बाय 2। तब उस केस में क्या हो जाएगा? VRMS IRMS, और ये cos 90 हो जाता है, cos पाई बाय 2 0। सो एवरेज पावर हो जाएगा 0। और तीसरा कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी हमारा फाई 90 डिग्री ही होता है, चाहे प्लस हो माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ प्लस माइनस को डिफाइन नहीं कर रहा है ना, यहाँ एंगल कितना होता है, फेज कितना होता है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पावर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पावर क्या होता है? इंडक्टिव सर्किट में भी 0 होता है, कैपेसिटिव सर्किट में भी 0 होता है, पर रजिस्टिव सर्किट में 0 नहीं होता है। यहाँ भी रजिस्टिव सर्किट में 0 नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, समझने में परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।